हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। आज हमारी बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि गूगल, फेसबुक जैसी बड़े बड़े लेवल की कंपनीज में आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। या तो ये सेम क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा कम बार होता है, या तो इनकी वेरिएशन आती है। कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इस प्रकार के क्वेश्चन की बहुत सारी वेरिएशंस आती है। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर रखे होंगे तो आपके उनको सॉल्व करना बिल्कुल मजाक काम होगा। ठीक है, तो आज हम 3 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको स्ट्रैटेजी बिल्कुल ढंग समझ में आ जाएगी और उसके बाद जाके अगर आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन फंसता है तो वही आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बढ़िया, शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। इसका नाम है बुक एलोकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, हम देखते हैं क्या नाम है इसका, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम कहती क्या है, क्या करना होता है इसमें, क्या कहती है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्या क्वेश्चन कहना चाहता है ये। देखो, इसने बोला कि यार आपके पास एक एरे दिया है जिसमें कि इंटीजर नंबर हैं और उन वो जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करते हैं पेजेस। ठीक है, इन द आइथ बुक। बहुत बढ़िया। तो यानी कि क्या करना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि यार आपके पास एक एरे है, ठीक है, और इस एरे के अंदर मान लेते हैं कुछ डेटा पड़ा हुआ है। मैंने बोला कि 10, 20, 30, 40, 50। तो ये जो एरे है ये किस चीज का एरे मैं कह सकता हूँ, ये बुक्स का एक एरे मेरे पास पड़ा हुआ है और इसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस जो बुक के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, आगे चलते हैं। उसमें m स्टूडेंट्स हैं, जो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो है m। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास स्टूडेंट्स हैं m। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। हमारा काम क्या है, टास्क इज टू एलोकेट ऑल द बुक्स टू देयर स्टूडेंट्स। जितनी बुक्स यहाँ पे पढ़ी हुई उन सबको हमें स्टूडेंट्स को एलोकेट करना है। किस तरीके से, इस तरीके से। कंडीशन लिखनी शुरू करते हैं। हमारे पहली कंडीशन क्या कहती है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, ईच स्टूडेंट गेट्स एटलीस्ट 1 बुक। यानी हर स्टूडेंट के पास कम से कम एक बुक तो होनी चाहिए। कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसके पास एक भी बुक ना हो। ठीक है, हर बच्चे के पास किताब होनी चाहिए, उसको पढ़ना पड़ेगा। अगली कंडीशन क्या कहती है, ईच बुक शुड बी एलोकेटेड। कोई भी ऐसी बुक नहीं होनी चाहिए जो किसी के पास एलोकेट नहीं हुई है, हर बुक को आपको देना पड़ेगा। हर स्टूडेंट के पास भी बुक होनी चाहिए कम से कम एक, और हर बुक को किसी स्टूडेंट को देना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। बुक एलोकेशन शुड बी इन अ कॉन्टिजियस मैनर। क्या मतलब है इस बात का, कि मान लेते हैं कि यहां पर मेरे पास ये मेरा नंबर ऑफ पेजेस का या फिर बुक्स का एरे पड़ा हुआ है, तो मुझे कॉन्टिन्यूस देना है। मान लो मेरे पास 2 बंदे हैं, m=2 है, 2 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा यार ये कॉन्टिन्यूस वाली पहले वाले स्टूडेंट को दे दूं और ये वाला कॉन्टिन्यूस पार्ट ये सेकंड वाले स्टूडेंट को दे दो। ये चीज जो है ये पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आऊं और मैं बोलूं कि यार 30 वाली और 40, 50 वाली सेकंड को दे दो, ये तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं। यहाँ बोलूं कि 10 वाली और 30 वाली फर्स्ट को दे दो, ये भी नहीं हो सकता। आपको कॉन्टिन्यूस ही उठाना पड़ेगा। आपने यहां से यहां तक उठा लिया, आपने यहां से यहां तक उठा लिया, आपने यहां से लेके यहां तक उठा लिया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ही उठाना है। तो मान लो मैंने पहले वाले को इतनी दे दी, फिर मैंने दूसरे वाले को इतनी दे दी, तो इस प्रकार मुझे करना है, कॉन्टिन्यूस मैनर में जाना है। कंडीशन में समझ में आ चुकी है, सारी बुक एलोकेट करनी है, हर स्टूडेंट को बुक मिलनी है और बुक एलोकेशन कॉन्टिन्यूस मैनर में करनी है। ठीक है, ये समझ में आ चुकी है हमें। एग्जाम्पल लेते हैं एक बार, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, कुछ छोड़ा तो नहीं हमने। उसने बोला है यू हैव टू एलोकेट द बुक टू m स्टूडेंट। आपको ये सारी बुक m स्टूडेंट्स में एलोकेट करनी है, सच दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू अ स्टूडेंट इज मिनिमम। तो ये लाइन क्या कहती है, यू हैव टू एलोकेट द बुक टू m स्टूडेंट्स सच दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू अ स्टूडेंट इज मिनिमम। ठीक है, तो हमें m स्टूडेंट्स के बीच में इन सारी बुक्स को एलोकेट करना है। किस तरीके से कि यार द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू अ स्टूडेंट इज मिनिमम। ठीक है, अभी आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट लग रही होगी, जैसे हम इसको भी करके दिखाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये स्टेटमेंट बहुत प्यारी है यार। कभी कभी आप इस स्टेटमेंट को पकड़ के ही समझ लेते हो, अच्छा ये वाली अप्रोच चाहते हो आप हमसे। ठीक है, तो ये इस प्रकार की स्टेटमेंट आपको बहुत सहायता करने वाली है। अभी कंफ्यूजिंग लग रही है, एक एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, सब समझ में आ जाएगा। हमारे सामने एक एग्जांपल ही पड़ा हुआ है, इसको मैं आपको सॉल्व करके ट्राई करवाता हूं एक बार कि कैसे सॉल्व किया गया होगा इसको। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय रीलेवल। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डोमेन में एंटर करते हैं और अच्छी तगड़ी जॉब्स लेते हैं तो रीलेवल इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें तो क्रेड, 1mg, मीशो, अर्बन कंपनी, अपग्रेड, बहुत अच्छे लेवल की कंपनीज जहाँ पर आप डेवलपर जॉब ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ लीडर बोर्ड की तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हरमनप्रीत सिंह एंड बिस्वजीत पात्रा जिन्होंने रिसेंटली हाइप्टो में
बैकएंड इंजीनियर की प्रोफाइल को क्रैक किया, जिसका CTC 28.5 लाख पर एनम है। अगर लीडर बोर्ड पे आप बने रहते हैं तो आपको बहुत सारे प्राइज भी मिलने वाले हैं। बात करें कि अच्छा भैया कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको टेस्ट के लिए रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करो, आपकी बैकएंड प्रोफाइल हो सकती है, फ्रंट एंड प्रोफाइल हो सकती है, एनालिटिक्स प्रोफाइल हो सकती है, बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल हो सकती है। बहुत सारे प्रोफाइल्स यहाँ पर है, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट देना है, इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यूज क्रैक करने और आपके बाद आपका ऑफर होगा। ये सारा का सारा प्रोसेस आप अपनी पहली जॉब यहाँ पर 15 दिन में ले सकते हैं। गेट हायर्ड, ठीक है। यहाँ बहुत सारे टेस्ट हैं, आपको अपना फ्री स्लॉट बुक करना है, अपने हिसाब से टेस्ट देना है, क्रैक करना है, इंटरव्यू दे के बिल्कुल हीरो बनना है और फिर मुझे मैसेज करना भैया जॉब लग गई, मजा आ गया। यहाँ पर आपको मेरा कूपन कोड दिख रहा होगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका आप यूज कर सकते हैं और फिर जितनी बड़ी जॉब ले लो। धन्यवाद। ठीक है, तो ये एरे क्या कहता है पहले इसको मैं बताता हूँ। इस एरे में आपकी 4 वैल्यू पड़ी हुई है, 1 2 3 4। इसके अंदर 10 20, ये बन गया 30, ये बन गया 40। इसका इंडेक्स क्या है 0, इसका है 1, इसका है 2, इसका है 3। 1 थोड़ा आई जैसा बन गया, ठीक है। तो ये मेरा एग्जांपल है और मेरे को m की वैल्यू क्या दी है, मुझे इन्होंने बोला कि m जो है वो कितनी है, 2 है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स n कितना है, 4 है। बहुत बढ़िया। अब मुझे इसको एलोकेट करने का ट्राई करना है सच दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू स्टूडेंट इज मिनिमम, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या तरीके हमारे पास असाइन करने के। पहला तरीका क्या हो सकता है कि यार मैंने पहले स्टूडेंट को सिर्फ 10 दे दिया और बाकी जितना है वो सेकंड स्टूडेंट को दे दिया। ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि मैंने पहले वाले को 10 20 यहां तक दे दिया और ये 30 40 सेकंड स्टूडेंट को दे दिया। तीसरा तरीका क्या है कि पहले वाले को 10 20 30 दे दिया और अगला वाला 40 को दे दिया। ये 3 तरीके मेरे पास दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ पेजेस निकालता हूँ असाइन टू ईच स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख के दें एक बार। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले स्टूडेंट को आपने 10 दिया और दूसरे को आपने 20 30 और 40 90 दे दिया। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपने पहले स्टूडेंट को 30 दिया, अगले वाले को 70 दे दिया। प्लस कर रहा हूँ बेसिकली मैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट को आपने टोटल नंबर ऑफ पेज कितने दिए, 10 20 30 60 हो गया और यहाँ पे आपने सेकंड स्टूडेंट को 40 दे दिया। तो ये है नंबर ऑफ असाइंड पेजेस आपने उस बच्चे को दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू स्टूडेंट इज मिनिमम। तो आपके दोनों का मैक्स निकालना है। आपने क्या बोला यार, 10 और 90 का मैक्स क्या आ गया, 90। 30 और 70 का मैक्स क्या आ गया, 70। 60 और 40 का मैक्स क्या आ गया, 60। इन ये सारी आपकी मैक्स वैल्यूज आ गई कि मैक्स नंबर ऑफ पेजेस क्या आ रहे हैं उस पार्टीशन के अंदर, ठीक है। ये आपने पहली पार्टीशन कह लो या फिर आपकी अलॉटमेंट कह लो, इस प्रकार आपने अलॉट किया और आपके मैक्सिमम पेजेस 90 आ रहे हैं, इसमें 70 आ रहे हैं, इसमें 60 आ रहे हैं। आपको क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस असाइन टू स्टूडेंट इज मिनिमम। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का मिनिमम निकालना है। इन तीनों का मिनिमम क्या आ गया, 60। तो 60 ही मेरा आंसर होना चाहिए। चेक करें नीचे जाकर। चलो मैं नीचे गया। उसने क्या बोला कि यार पहले वाले केस में मैक्स आ गया 1090, दूसरे केस में मैक्स आ गया 70, तीसरे केस में मैक्स आ गया 60। तो जो हमारा आंसर आ गया वो इन तीनों का मिनिमम है, जो कि आंसर आ गया 60। तो बहुत बढ़िया, हमें एग्जांपल समझ में आया, ठीक है। ये समझ में आई हमको। तो ये आपका एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। हमने क्या किया है मैं एक बार दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बोला था यार कि बहुत सिंपल चीज है। मैंने आपको बोला था कि यार देख, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने लिखा है 10 20 30 40। इस प्रकार से मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है पर कोई बात नहीं, इस प्रकार से वैल्यूज पड़ी हुई है। अब मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल चीज है, मुझे इसको अलॉट करना है स्टूडेंट्स को। मेरे पास इसने क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में इसने मुझे बोला कि मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है। पहले इसको मैं एक बैरियर लगाते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि यार कहां से डिवाइड किया है। 10 20 30 40, ये हमारा केस 1 हो गया। हमने बैरियर लगाया यहाँ पे कि यार सिर्फ 10, पहले एक ही बुक देता हूं पहले वाले स्टूडेंट को। तो आपने क्या किया, पहले स्टूडेंट को सिर्फ ये वाली बुक दे दी और दूसरे स्टूडेंट को ये वाली बुक दे दी, ठीक है। इस केस में आपकी वैल्यू कितनी आई है, पहले वाले स्टूडेंट को 10 पेज पढ़ने हैं और दूसरे वाले स्टूडेंट को कितने पेज पढ़ने हैं, 20 30 40 90 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। इन दोनों की मैक्स वैल्यू क्या हो गई, 90 हो गई। बहुत बढ़िया। तो हमें ये चीज समझ में आ गई अब तक। इस प्रकार अगर हम अलॉट करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस आएगा वो 90 आएगा। अब हम बात करते हैं केस 2 के बारे में। मैंने बोला कि केस 2 में मैंने लिखा था 10 20 30 40। 10 पे तो बैरियर लगा ही चुके हैं हम, तो हमने 20 पे बैरियर लगा के देख लिया इस बार। तो अब क्या हुआ कि यार बड़ा सिंपल है, इसका मतलब मैंने ये वाली वैल्यू फर्स्ट स्टूडेंट को अलॉट करी है और ये वाली बुक्स सेकंड वाले को अलॉट की है। तो इस केस में क्या होगा, पहले वाले को आपने क्या दे दिया, 10 + 20 30 और 30 40 70 और इन दोनों का मैक्स कितना आएगा, मैक्स ऑफ 30 70
70 आ गया। ठीक है, तो ये आपने अपना सेकंड केस भी निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले केस की तरफ, थर्ड केस क्या कहता है यार, 10, 20, 30 और 40। 20 पे ऑलरेडी बैरियर लगा देता है, अब हमने 30 पे लगा दिया। हमने क्या बोला, 10, 20, 30 क्या होता है, 60 होता है दोस्त। ठीक है, 10, 20, 30 60 होता है, और यहाँ पे सिर्फ 40 आ गया। इन दोनों का मैक्स क्या होगा, मैक्स किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल आ गया, है ना। मैक्स ऑफ 40, 60 क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, तो ये 3 मैक्स वैल्यूज आपने निकालनी है। अब आपने बोला कि चलो ठीक है, मुझे क्या करना था, मुझे निकालना था मिनिमम वैल्यू। जो भी आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस अलॉट किए हैं उनकी मिनिमम वैल्यू निकाल दो। तो आपके लिए बड़ा सिंपल गेम था यार, आपने इन तीनों का मिनिमम निकाला। 90 है, 70 है और 60 है। मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई 60। तो इस प्रकार आपने अपना सोल्यूशन निकाल लिया कि यार ये तो बड़ा आसान गेम था, बहुत आसान गेम थी। कुछ भी नहीं करना, मुझे पार्टीशन लगाना है और पार्टीशन लगा के मुझे देखना है कि यार सम किसका मैक्स आ रहा है, उस मैक्स हर किसी केस का मैक्स निकालता रहूंगा और उससे मैं अपना मेन आंसर जो है उसका मिनिमम निकाल के अपना आंसर फाइंड आउट कर लूंगा। इस प्रकार आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार 10, 20, 30, 40 भैया सॉर्टेड है क्या, नहीं। मैंने बोला नहीं, सॉर्टेड नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ 20 होता है, या 10 होता है, या 40 होता है, या 30 होता है, इस प्रकार का एरर दे दिया आपको। तो भैया बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, बाइनरी सर्च की बात कर रहे हैं ना, बाइनरी सर्च कैसे लगाने वाले हैं। अगर आपने मेरा पुराना लेक्चर देखा हुआ तो आपको पता होगा कि हमने क्वेश्चन किया स्क्वायर रूट निकालने वाला, स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर यूजिंग बाइनरी सर्च। तो आपने वहां पे देखा था हमने क्या किया था, हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था जहां पे हमने क्या किया था, अपने सर्च स्पेस को मिनिमाइज करने का ट्राई किया था, है ना। कि मान लो मुझे 27 का रूट निकालना था, तो मैंने क्या किया, मैंने 0 से लेकर 27 को आंसर मान लिया और फिर इसमें मिड निकाल के अपना आंसर दिखता कि लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं करके सर्च स्पेस मैंने निकाल लिया कि आंसर का जो स्पेस रहेगा कहां से कहां तक रहेगा, उसमें मैंने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। सेम स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। कैसे समझते हैं इस बात को। तो हमें क्या पता है कि यार हमें सर्च स्पेस को मिनिमाइज करना है, जो हमारा आंसर का स्पेस होना है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं हम। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 10, 20, 30, 40, ये मेरा एग्जाम्पल है। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जो आपका आंसर हो, इस चीज को समझते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पहले बुक्स की देख लेते हैं, बुक्स कितनी हो सकती है। जैसे बुक्स का जो एरे है उसका साइज की कंस्ट्रेंट देख लेते हैं एक बार क्या है। उसने बोला अगर आंसर नहीं मिलता आपको तो -1 रिटर्न कर देना यार, नहीं तो अगर मिल जाए तो मिनिमम आंसर रिटर्न कर देना। यहाँ पे उसने बोला कि जो आपका n और m है वो 2 से लेके 10 की पावर 3 होगा, यानी स्टूडेंट जो है वो एटलीस्ट 2 होने ही वाले हैं। आगे देखते हैं। और a जो है ai है, जो नंबर ऑफ पेजेस यानी एटलीस्ट 1 तो होने ही वाले हैं। बहुत बढ़िया। और आप कह रहे हैं एटलीस्ट 2 एलिमेंट होने ही वाले हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यार जो इस एंटायर का मिनिमम होगा वहां से मेरा आंसर स्टार्ट होगा। समझे इस बात को। देखो मैंने क्या बोला, चलो आपके लिए इसको सिंपल कर देता हूं। तो मैंने आपके लिए गेम बहुत आसान कर दी। मैंने बोला कि आपका आंसर का जो सर्च स्पेस होगा, वो कहां से कहां तक जाएगा। मान लेते हैं आपका एरो जहां पे दिया हुआ था वो था 10, 20, 30, 40, इस प्रकार का। मैंने आपको बोला कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस में क्या अलॉट कर सकता हूं। मैंने बोला 0 ले लो। लॉजिकली नहीं होगा क्योंकि वहां पे आपको लिखा हुआ है कि 0 मतलब 0 से ऊपर ही देंगे, जो भी वैल्यू वो देंगे, तो ये नहीं होगा। बट हमने फिर भी ले लिया है चीजें आसान करने के लिए। क्या इससे सोल्यूशन गलत आएगा, नहीं। क्या इससे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, नहीं। तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला सिंपल रखते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं चलाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ना यार इनका सबका सम ले लो। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 60, 100 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने अपनी मैक्सिमम वैल्यू और अपना मिनिमम वैल्यू जो कि आंसर के सर्च स्पेस का होगा वो निकाल लिया। ये भी लॉजिकली सही नहीं है क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास 2 स्टूडेंट रहने वाले हैं और 2 स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं बैरियर लगेगा। कहीं भी बैरियर लग जाए तो वो आंसर इस सम से तो कम ही बनने वाला है। पर फिर भी हमने इसको रख लिया कि ठीक है, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, सिंपल रख रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आया यार कि यार मेरा जो आंसर का सर्च स्पेस है वो 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। किस केस में, इस वाले एरे के केस की बात कर रहा हूँ जहां पे ये एरे हमारे पास होगा। तो इस केस में हमारा मिड क्या आएगा वो देख लेते हैं एक बार। 0% by 2 दैट इज 50। मिड क्या आ गया 50। तो हमने क्या किया, हमें 50 को चेक करना है कि क्या वो एक पॉसिबल सॉल्यूशन है या नहीं। मैंने चेक किया यार इज पॉसिबल सॉल्यूशन, एक फंक्शन मान लो मैंने बना रखा हो और मैंने वहां मिड भेज के चेक कर लिया कि इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करा वो समझते हैं। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यार स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 हैं। बहुत बढ़िया। तो मुझे 2 के हिसाब से देखना है कि अगर 2 स्टूडेंट से मुझे अलॉट करना है पेजेस को तो क्या 50 एक पॉसिबल आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता। कैसे करेंगे देखते हैं। 10, 20, 30, 40। मैंने बोला ये रहा आपका स्टूडेंट 1। इसको आपने क्या दिया स्टार्टिंग में
10 दे सकता हूँ। 10 जो है भाई मेरा टारगेट क्या है यहाँ पे, मिड क्या है, 50 है, तो मैंने बोला 10 दे सकता हूँ। हाँ 10 50 से कम है, दे दे भाई, बढ़िया 10 आ गया। मैंने बोला 20 भी दे दूँ, 10 + 20 30 होता है, हाँ 50 से कम है, दे दे। मैंने बोला 30 भी दे दूँ, मैंने बोला 10 + 20 + 30 60 होता है, ये मत दे दोस्त, तो सिर्फ इतना ही दे। ठीक है, हमें क्या समझ में आया कि सिर्फ इतना ही दे, तो यानी मैंने यहाँ पे बैरियर लगा दिया एक। अब आगे वाला जो भी होगा वो अगले स्टूडेंट का लॉट होगा। अब मैंने बोला कि सेकंड स्टूडेंट की बारी, इसको मैं 30 दे सकता हूँ, 30 < 50 है, दे दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। 40 भी दे दूँ, 40 तो यार देने की कोशिश करेगा, 40 + 30 70, जो कि 50 से बड़ा है, तो मत दे यार, मत दे, इतना ही रख बस, यानी अगला बैरियर यहाँ लगेगा। अब मैं पहुंच गया थर्ड स्टूडेंट पे। ओके, बट हमारे पास तो 2 ही स्टूडेंट है ना यार, तो अगर 2 स्टूडेंट हैं और मुझे थर्ड स्टूडेंट पे जाना पड़ रहा है, इसका मतलब 50 एक पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। मुझे क्या समझ में आ गया कि ये एक पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब देखते हैं क्या मतलब है इस बात का। अगर मेरा 50 एक पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये समझते हैं। तो अगर 50 सोल्यूशन नहीं है तो क्या इनमें से कोई लेफ्ट वाला सोल्यूशन हो सकता है, ध्यान समझते हैं। अगर वो बंदे 50 भी नहीं बना पा रहे हैं 2 स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके लेफ्ट वाले पार्ट में सारी वैल्यूज छोटी होंगी 50 से, तो क्या वो बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब इस केस में मुझे करना है, इस केस में मुझे अपने स्टार्ट को उठा के यहां पर लेके आना है, डन है। तो इसका मतलब इस केस में स्टार्ट को मिड +1 कर देना है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1। ये कौन सा केस है, जब मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लो एक कंडीशन निकल गई हमारी मजाक मजाक में। तो जब मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उस केस में मैं क्या बोलता हूँ, इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सर्च स्पेस क्या हो गया, 50 से आगे, यानी 51, 51 से 100 आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरे सर्च स्पेस की वैल्यू क्या है, अब मेरे सर्च स्पेस की वैल्यू है 51 से लेके दोस्त 100 तक। इसका मैंने बोला कि यार मिड निकाल लो, आपने मिड निकाला, मिड आ गया 75, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, डन। तो ये मेरा मिड निकल गया यार। अब मैं 75 के लिए आंसर चेक करने जा रहा हूँ। मैंने बोला कि ये रहा मेरा 10 20 30 40। मैंने बोला पहला स्टूडेंट 10 दे दूं, दे दे भाई, क्योंकि 75 से कम ही है। 20 भी दे दूं, 10 + 20 30 होता है, 30 75 से कम है, दे दे। 30 भी दे दूं, दे दे भाई, 10 20 30 60 बनता है, 75 से कम ही है। 40 भी दे दूं, नहीं 40 मत दे यार, नहीं तो 100 बन जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट देना है। अगर इतना ही पार्ट देना तो पार्टीशन कहाँ लगने वाला है, पार्टीशन यहाँ लगने वाला है दोस्त। ठीक है, अब मैं गया सेकंड स्टूडेंट पे। मैंने बोला 40 दे दूं, उसने बोला हाँ दे दे भाई, क्योंकि 75 से कम है। आगे तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें आपकी सक्सेसफुल अलॉटमेंट हो गई, यानी ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है। तो आपने क्या लिखा यार, ये तो एक पॉसिबल सोल्यूशन है, क्योंकि आप 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट में आपने सारे पेज अलॉट कर दिए। तो ये क्या है, इट इज अ पॉसिबल सोल्यूशन। इस केस में क्या करना है अभी देख लेते हैं। तो अगर 75 एक पॉसिबल सोल्यूशन है तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसके राइट वाले भी सारे पॉसिबल सोल्यूशन होंगे ही। मैं चेक क्यों करूं, अगर 75 नंबर पे आप सारे पेज अलॉट कर पा रहे हो तो इससे बड़ा नंबर हो तब भी अलॉट कर पाओगे। चेक कर लेना आप कोई भी नंबर के साथ। इसका मतलब क्या करना है, अगर पॉसिबल सोल्यूशन है तो मुझे अपने एंड को उठाकर पीछे लेके आना है, समझे। अगर 75 से आप आंसर बना पा रहे हो तो इससे बड़े नंबर से भी बना पाओगे, तो मैं क्यों ही चेक करूं, मुझे तो मिनिमम नंबर निकालना है ना। इसका मतलब हमारा दिमाग क्या कहता है कि यार जब भी एक पॉसिबल सोल्यूशन आए, इस चीज को लिखते हैं एक बार, जब भी आपका पॉसिबल सोल्यूशन आ जाए कि चलो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है, उस केस में क्या कर देना यार, आंसर को स्टोर करा लेना और क्या करना, लेफ्ट पार्ट में चले जाना। लेफ्ट पार्ट में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। मिनिमम भूल गए, समझ गए इस चीज को। तो ये हमने एक और कंडीशन बना लिया, ये भी समझ में आ गया हमें। ठीक है, और लेफ्ट पार्ट में कैसे जाते हैं आप सबको पता है, एंड इक्वल्स टू मिड -1 करने करके। हमने भी देखा ना कि यार एंड से मिड -1, इस प्रकार हम लेफ्ट पार्ट में जाने वाले, यहां से यहां जाके, समझ गए। तो अब आपका सर्च पे देखते हैं क्या बन गया। अब आपका सर्च पे बन गया 51 से लेके 74, 51 से लेके 74। मैंने भाई मिड निकाल लिया। मिड कैसे निकलेगा, 51 + 74/2, दैट इज 125/2, दैट इज 62, डन। मिड निकल गया। मिड क्या आया, 62। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मिड हो गया। अब 62 अगर मेरा मिड है तो उसके द्वारा आंसर निकाल के देख लेते हैं एक बार। मैंने लिखा यहाँ पे कि यार 10 20 30 40, स्टूडेंट 1 को मैंने क्या दिया, 10 दे सकता हूँ, 62 से कम है। 20 भी प्लस करके दे सकता हूँ, 30 बना, 30 < 62, 30 भी दे दूँ, ठीक है, अभी 60 बना, 60 <= 62, 40 नहीं दे सकता। तो पार्टीशन कहाँ आ गया, पार्टीशन यहाँ आ गया, बहुत बढ़िया। मैं सेकंड स्टूडेंट पे गया, मैंने बोला 40 दे दूँ, 40 < 62 चलेगा, डन है जी, डन है जी। इसमें मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी पॉसिबल सोल्यूशन है।
तो इस केस में क्या करना होता है, जब पॉसिबल सोल्यूशन होता है मुझे एंड को उठा के पीछे लेके आना होता है। तो अब मेरा सर्च स्पेस क्या हो गया, अब मेरा सर्च स्पेस हो गया 51 से लेके 61। मैंने मिड निकाला, मिड आ गया भाई कितना 112 अपॉन 2, ये आ गया 56। ठीक है, तो मैं कहाँ गया, मैं गया स्टूडेंट 1 पे, 1 को मैंने दिया 10, फिर मैंने दिया 20, फिर मैं जब 30 देने गया तो भाई गलत आ गया क्योंकि 56 तो छोटा हो जाएगा। क्या हुआ समझते हैं दोबारा चीज को, 10, 20, 30, 40, 10 दे सकता था क्योंकि लेस देन इक्वल टू 56 है, 20 दे सकता था लेस देन इक्वल टू 56 है, 30 नहीं दे सकता था यार क्योंकि वो फिर बड़ा हो गया, 60 जो है वो बड़ा है ना 56 से, तो ये नहीं, यहाँ तक देना था, पार्टीशन मेरा यहाँ तक बन गया इसका मतलब। फिर मैं गया सेकंड स्टूडेंट पे, मैंने दिया 30 दे सकता हूँ, मैंने 40 देने का ट्राई किया, नहीं दे सकता क्योंकि 70 जो है 56 से बड़ा हो गया है ना, 30 + 40 70 बन गया, इसलिए थर्ड स्टूडेंट पे गया, इसको 40 देना पड़ा। पर हमारे पास तो 2 ही स्टूडेंट है दोस्त, सो दैट्स वाई अगर 2 ही स्टूडेंट है और हम थर्ड स्टूडेंट तक पहुंच चुके हैं तो हम गलती कर रहे हैं, यानी कि भाई नो सोल्यूशन। और जब नो सोल्यूशन होता है, हमें पता है जब भी नो सोल्यूशन होता है तो अगर 56 में नो सोल्यूशन है तो इससे छोटे वालों में नो सोल्यूशन होगा, तो हमें स्टार्ट को उठा के यहाँ पे लाना है। तो हमारी सर्च स्पेस क्या हो गया 57 से लेके 61। बहुत बढ़िया, हम पास पहुंचते जा रहे हैं आंसर के। चलो हमने मिड निकाला, मिड क्या आया 57 + 61 अपॉन 2 दैट इज 118 अपॉन 2 दैट इज 59। ठीक है, तो इस प्रकार आपने 59 निकाल लिया। 59 के लिए आंसर निकालने का ट्राई करेंगे। चलो हमने बोला कि यार 59 ये आपका मिड है, हमने बोला कि आपका एरे है 10, 20, 30, 40, ये आपका स्टूडेंट 1 है, इसको आपने 10 दे दिया, 59 से कम लेस देन इक्वल टू है, आपने +20 किया 30 बन गया, अब 30 जो है वो लेस देन इक्वल टू 59 है, आपने ये भी दे दिया, फिर आपने 30 किया, ये हो गया 60 लेस देन इक्वल टू 59 होता है, नहीं होता, ये आप नहीं दे सकते, इसका मतलब आपका पार्टीशन यहाँ पे आ गया। फिर आप गए सेकंड स्टूडेंट पे, आपने 30 दे दिया, पर जब आप 40 देने गए तो 70 जो है भाई लेस देन इक्वल टू 59 ये नहीं है, तो यार ये नहीं दे सकता मैं। फिर आप चले गए थर्ड स्टूडेंट पे, भाई यहाँ पे गलती हो गई क्योंकि 2 स्टूडेंट है हमारे पास। ठीक है, तो मेरे तब 2 ही स्टूडेंट हैं और 2 स्टूडेंट में कर नहीं पा रहा, भाई यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सोल्यूशन। अब मुझे क्या समझ में आया कि जब नो सोल्यूशन नहीं होता तो हम सबको पता है कि जब नो सोल्यूशन नहीं है तो इसके छोटे वालों के लिए भी नहीं होगा यार, तो मुझे इसको उठाकर यहाँ लाना पड़ेगा, दैट इज 60 पे। अगला देखते हैं क्या है, यानी कि अब मेरा सर्च स्पेस कहाँ तक आ गया 60 से लेके 61। मैंने मिड निकालने का ट्राई किया, मिड क्या आ गया 60 + 61 अपॉन 2 दैट इज 60। तो यही मेरा मिड है यार, इस बार यही मेरा मिड है, यही मेरा स्टार्ट है और ये मेरा एंड है ना। अब मैंने 60 के लिए आंसर निकालने का ट्राई किया, मेरा एरे क्या है 10, 20, 30, 40, मैंने पहला स्टूडेंट पकड़ा, 10 दे सकता हूँ, दे दे भाई क्योंकि 10 लेस देन इक्वल टू 60 है, बहुत बढ़िया। 20 दे सकता हूँ, ट्राई कर, 10 + 20 30 हो गया, 30 लेस देन इक्वल टू 60 है, दे दे भाई। 30 दे सकता हूँ, 10 + 20 + 60 हो गया, 60 लेस देन इक्वल टू 60 है, दे दे भाई। ठीक है, 40 नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वो 100 बन जाएगा और 100 लेस देन इक्वल टू 60 नहीं होता है। बहुत बढ़िया, यानी मैंने पार्टीशन कहाँ लगाया, मैंने पार्टीशन यहाँ लगाया। अब मैं गया सेकंड वाले स्टूडेंट पे, बच्चा 40 लेस देन इक्वल टू 60 होता है, दे दे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार एरे खत्म हो चुका है और मैंने अपने पॉसिबल सोल्यूशन इसको बता दें कि हाँ 2 पॉसिबल सोल्यूशन है। तो जब पॉसिबल सोल्यूशन होता है तो क्या करते हैं, एंड को पीछे ले आते हैं। तो हमारा आंसर क्या, अब हमारा सर्च स्पेस क्या बन गया कि यार देखो ध्यान से क्या हुआ, हमारा स्टार्ट है 60 पे खड़ा हुआ, एंड को मैं पीछे ले गया, कहाँ से कहाँ तक, एंड को मैं यहाँ से यहाँ तक ले गया, तो मेरा एंड क्या बन गया, मेरा एंड बन गया 59। अब ये एस जो है बड़ा हो गया एंड से, तो भाई वैसी वाइल लूप से हम बाहर आ ही जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आपने ये चीज पकड़ ली कि ठीक है, इस प्रकार हमने सोल्यूशन निकाला। हमारा आंसर तो स्टोर्ड है, मैं आपको बोलता हूँ जब भी पॉसिबल सोल्यूशन निकले तो आंसर को स्टोर कर लेना। तो आपका आंसर तो बन चुका है, आंसर में क्या डाला हुआ है, आंसर में आपका मिड की वैल्यू, क्या वैल्यू है मिड की 60। तो आपका आंसर 60 आ गया। इस प्रकार आपने सोल्यूशन निकाल लिया, बहुत बढ़िया। 2 कंडीशन आपने इसको सॉल्व करते करते बना ली थी यार। पहली कंडीशन ये वाली बना ली थी आपने और उसके बाद दूसरी कंडीशन आपने ये वाली बना रखी है। इसके द्वारा हम सॉल्व कर लेंगे, इसको बहुत आसान है। ठीक है, कोड करने के बाद ट्राई करते हैं और चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद मैंने बोला कि यार वेक्टर मुझे दिया, इसमें एरे पड़ा है, जिसमें सारे नंबर ऑफ पेजेस पड़े हैं, ये साइज है, नंबर ऑफ बुक्स है टोटल, एम जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बोला, बहुत आसान है। मैंने बोला कि यार स्टार्ट जो है ना दोस्त वो ले ले 0,
बहुत बढ़िया। मैंने बोला एंड जो है ना दोस्त वो ले ले इन सब का सम। कैसे निकालेगा, चल दिखाता हूँ। आपको बोला मैंने कि यार इंड सम इज इक्वल्स टू 0। मैंने बोला कि यार इसको ना एक बार चला ले, i 0 से लेके n तक और सम में प्लस कर लियो ARR ऑफ i। ये सम निकाल लिया, इस सम को मैंने इसको दे दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला मिड निकाल ले, s प्लस e माइनस s बाई 2, ठीक है। इस प्रकार आपने मिड निकाल लिया। अब मैंने बोला वाइल लूप चला दो s लेस देन इक्वल टू e तक। इसमें क्या कर, इसमें बहुत सिंपल चीज है, कुछ ज्यादा नहीं करना। तो चेक करके इफ इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल सोल्यूशन है नहीं, ARR n m मिड। आप चेक करो कि ये वाली जो मिड की वैल्यू है क्या ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है या नहीं। क्या करना होगा इसमें अभी देख लेंगे। आपने अगर पॉसिबल सोल्यूशन है तो एक आंसर में स्टोर कर ले। तो यहाँ पे इंट आंसर इज इक्वल्स टू माइनस में स्टोर में, और यहाँ मैंने इसको आंसर में स्टोर कर लिया, आंसर इज इक्वल्स टू मिड। हम क्या करते थे इसके बाद, अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम सबसे पहले आंसर में स्टोर करा लेते थे यहाँ पे, और फिर हम लेफ्ट पार्ट में जाते थे। लेफ्ट पार्ट में जाने के लिए e इज इक्वल्स टू मिड -1। बहुत बढ़िया। एल्स इसके अलावा अगर यानी पॉसिबल नहीं है, और जब पॉसिबल नहीं है तो दोस्त नो सोल्यूशन एग्जिस्ट, सीधा स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 कर, स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड +1। बहुत ही बढ़िया, सब सही चल रहा है स्मूथ। यहाँ मिड को अपडेट कर दे और यहाँ जाके आंसर को रिटर्न कर दे, हो गया गुड, डन है। तो एक बार इस फंक्शन में शुरू से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला कि स्टार्ट यहाँ से कर ले 0 से, सम शुरू में 0 है, सम पूरे एरे का निकाल लिया, एंड में इसको डाल लिया, आंसर इनिशियलाइज कर दिया -1 से, मिड की वैल्यू निकाल ली। इतना हर बार हम करते हैं, नॉर्मल है हमारे लिए समझना। बाइनरी सर्च का लॉजिक लगाया, हमने बोला चेक करियो क्या ये पॉसिबल सोल्यूशन है, चेक करियो क्या ये मिड पॉसिबल सोल्यूशन है, क्या इस मिड की वैल्यू से मैं m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में सारे बुक्स को अलॉट कर पाऊंगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। तो उसने बोला कि हाँ भाई पॉसिबल सोल्यूशन है। अगर पॉसिबल सोल्यूशन है दोस्त तो आंसर को स्टोर करा ले, और आंसर को स्टोर कराने के बाद लेफ्ट वाले पार्ट में आ जा। अगर नहीं है पॉसिबल सोल्यूशन तो भाई राइट वाले पार्ट में चला जा। क्यों, हमने अभी ड्राई रन में देख लिया, ठीक है। अब हमें इस पॉसिबल सोल्यूशन का फंक्शन लिखना है, ठीक है। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा ही प्यारा है, सिंपल सा है। जो हमने रिसेंटली किया था, अभी सारे नंबर को लेकर प्लस करके देख रहे हैं लेस देन इक्वल टू है या नहीं मिड के, वही करने वाले हैं। मैंने बोला कि एक बूलियन फंक्शन बनाया, इज पॉसिबल, इसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी होंगी, वो वैल्यूज क्या होंगी, वो वैल्यूज ये हैं, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा। मैंने बोला दोस्त सबसे पहले क्या कर, स्टूडेंट का काउंट रख ले, एक स्टूडेंट का काउंट रख ले। मैंने बोला स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट होगा बस, पहले स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। आपने बोला ठीक है। मैंने बोला पेज का सम भी रख ले, एक वेरिएबल, इसका यूज करेंगे। हमने देखा ना अभी हर पेज का हम सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपने देखा कि हम पेज का सम निकाल रहे हैं 10, 20, 30। इस पेज के सम को हम कंपेयर कर रहे हैं मिड की वैल्यू के साथ, आपको पता लेस देन इक्वल टू करके, है ना। यहाँ पे हमने इस चीज को देखा था नीचे, ये देखो यहाँ पे हमने कंपेयर किया हुआ है ना। इसी प्रकार हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने बोला कि यार मैं लूप लगा देता हूं जो कि ट्रैवर्स करेंगे अपन पूरे वेक्टर के ऊपर या एरे के ऊपर, और वहां पे देखते जाएंगे। मैंने बोला कि इफ जब तक का सम है पेज सम प्लस जो अभी करंट नंबर ऑफ पेजेस हैं इसमें वो लेस देन इक्वल टू मिड है। क्या किया मैंने इसके अंदर, मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट था मान लो उसके पास शुरू में कितने पेज थे, 0 पेजेस थे, तो मैंने 0 में प्लस कर दिया 10 को, मेरा आंसर आ गया 10, ठीक है। तो ये मेरा पेज सम हो गया। अब मैंने 10 में प्लस कर दिया 20, तो मेरा आंसर बन जाएगा 30। फिर मैंने 10 प्लस कर दिया 30, तो मेरा आंसर बन जाएगा 60। इस प्रकार पर 60 जो है मिड की वैल्यू क्या है 59, लेस देन इक्वल टू 59 नहीं है, तो 30 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया, बचा गया 10, 20, 30, 30 लेस देन इक्वल टू 59। तो ये मैंने रख लिया इस प्रकार। दैट्स वाई मैंने पेज सम एक वेरिएबल रख लिया, इसमें सारे पेजेस का सम स्टोर करता जाऊंगा और करंट नंबर ऑफ पेज इंक्लूड कर दूंगा। तो मैंने बोला अगर ये सही है कंडीशन, अगर कंडीशन सही है तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस पेज सम में उसको प्लस कर दूंगा वैल्यू को कि यार ठीक है मैं इसको प्लस कर सकता हूँ। पेज सम यहाँ पे क्या दर्शाता है, जोन से नंबर ऑफ स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टूडेंट काउंट 1 है, तो पहले स्टूडेंट के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस अलॉट हुए हैं ये दर्शा रहा है। समझ आई चीज में, बहुत बढ़िया। एल्स मान लो कि वो बड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे हमने केस देखा था ना कि मान लो यहाँ पे 30 जो था बड़ा हो गया था, तो जब 30 बड़ा हो जाता है हम क्या करते हैं, अगले स्टूडेंट को अलॉट करने का ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं क्या हुआ। मैंने क्या बोला, अगला स्टूडेंट, तो आपने स्टूडेंट काउंट बढ़ा दिया। अब मैंने बोला कि दोस्त एक बार चेक करो कि स्टूडेंट काउंट के ज्यादा तो नहीं हो गया, मतलब हमारे पास तो m ही स्टूडेंट है। मैंने बोला कि एक बार चेक करो स्टूडेंट काउंट के m से ज्यादा तो नहीं हो गया, हमारे पास 2 स्टूडेंट थे इस केस में, 3 तो नहीं हो गए कहीं।
तो हमने चेक कर ली कंडीशन। या एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि जो वैल्यू आपको दे रखी है, मान लेते हैं यहाँ पे मिड की वैल्यू 5 होती और आप 30 सीधा उठा के यहाँ लाते तो भी सही आंसर नहीं होता, क्योंकि भाई मिड की वैल्यू तो 5 है, 30 लेस देन इक्वल टू 5 तो होगा नहीं, है ना। तो एक और कंडीशन हमें क्या देखनी पड़ेगी कि दोस्त कि आपका अगर ARR ऑफ I जो है वो बड़ा हो गया मिड से, हाँ, तो इस कंडीशन में भी मुझे फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। दोबारा समझते हैं क्या लिखा हमने बोला अगर तुम्हारे स्टूडेंट M से बड़े हो जाएं तो फॉल्स बोल दो कि सॉल्यूशन वेस्ट नहीं करता, या फिर जो तुम्हारी एरे की वैल्यू हो मिड से बड़ी हो जाए तो फॉल्स रिटर्न कर दो, बोल दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर मान लो सबको सही चल रहा है, स्टूडेंट बढ़ाया तो उसके पेज सम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। हमने बोला पेज सम की वैल्यू क्या हो गई, शुरू में 0 कर दो, नए स्टूडेंट 0 से स्टार्ट होगी, फिर क्या कर दो, जो भी करंट वैल्यू है बुक की वो दे दो, इसको प्लस कर दो इसमें। पर भैया आपने 0 से स्टार्ट किया ना, तो अगर 0 से स्टार्ट किया तो प्लस इक्वल टू क्या करने की जरूरत है, आप सीधा इसको ऐसे कर दो, आप यहाँ से इसको हटा दो, सीधा इसको ARI के इक्वल कर दो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो लड़के, इतना कर लिया। इसके बाद मैंने बोला रिटर्न ट्रू, बाहर अगर पहुंच गए अब तक इतना प्रोसेसिंग करने के बाद तो भाई साहब बिल्कुल सही चल रहे हो। इस प्रकार आपका कोड कंप्लीट होता है। हमने क्या किया, पॉसिबल सॉल्यूशन चेक करने के लिए पहले स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किया। हमेशा हमने क्या बोला कि क्या मैं करंट वाले नंबर ऑफ पेज को इंक्लूड कर सकता हूं, कैसे पता लगेगा, पुराने वाले सम प्लस करंट वाली बुक का काउंट लेस देन इक्वल टू मिड है तो कर सकता हूं, तो मैंने कर दिया प्लस, एल्स नहीं कर सकता यार, तो इसका नए स्टूडेंट पे चला जाओ। नए स्टूडेंट पे चले गए, अब एक बार चेक कर लो कि यार नया स्टूडेंट तो M से बाहर तो नहीं चले गए, या फिर तुम्हारा जो ARI प्लस करने वाले हो मिड से बड़ा तो नहीं है। इन दोनों केस में फॉल्स रिटर्न कर दो, और अगर सबको सही चल रहा है तो बढ़िया पेज सम में ARI डाल दो। डन है, ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार इसको लिखोगे, 2-3 केस ट्राई रन करोगे तब समझ में और अच्छे से आएगी, बाकी कुछ भी नहीं है। रन करते हैं, रन करके देखा और ये हमारे सारे टेस्ट केस चल गए। मैंने बोला सबमिट भी कर ही लो, फिर आए हो तो ठीक है। सबमिट करने गए तो सबमिट भी हो गया। तो इस प्रकार आपने एक बहुत ही प्यारा सोल्यूशन अभी कोड कर लिया है और आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपको मान लो कि यार एक और ट्राई रन करना है, भैया समझ में नहीं आया, पॉसिबल वाली चीज समझ में नहीं आ रही, मैं बारी से समझ में आ गया, बस पॉसिबल वाला समझा दो एक बार दोबारा। मैंने कहा ठीक है भाई समझा देते हैं, देखो क्या हो रहा होगा यहाँ पे। जैसे हमारा एक केस था ना यहाँ पे जिसमें मिड की वैल्यू क्या आई थी, मिड की वैल्यू 56 आई थी, 51 और 61 वाले केस में इसको ले लेते हैं एक बार। 51 से आप जा रहे हो 61 और इसमें क्या 56 आपकी मिड की वैल्यू आई थी, ऐसी था, बिल्कुल ठीक है ऐसी आया था। तो ये आपका इस केस में मिड है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि दोस्त इस मिड को चेक कर ले कि क्या ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है या नहीं है, ये है या नहीं है, ये चेक कर ले बस। आपने बोला ठीक है भैया अभी चेक कर लेता हूँ। कैसे चेक करोगे, मैंने बोला मिड जो है वो क्या है 56 और बुक्स क्या है 10, 20, 30, 40, ये नंबर ऑफ पेजेस है। आपने बोला कि पहला नंबर लेता हूँ, पहले नंबर के लिए पेज का सम क्या है, अभी 0 है स्टार्टिंग में। तो आपने क्या बोला 10 चेक करता हूँ एक बार, मैं इस 10 को चेक करता हूँ। तो आपने क्या बोला 0 + 10, इस प्रकार बोला है ना, 0 + 10 क्या आ गया 10 आ गया। और मेरा क्या 10 लेस देन इक्वल टू मिड है, यानी क्या 10 लेस देन इक्वल टू 56 है। मैंने बोला हाँ भाई है। तो आपने बोला मेरी वैल्यू 10 हो गई, मैंने इसको 10 अलॉट कर दिया, इतने पेज तो ये पढ़ेगा। अब मैं गया 20 पे, मेरे पेज सम की वैल्यू क्या थी 10 हो चुकी थी। तो मैंने बोला 10, अब मैंने 20 लिया हुआ है, 20 ये आ गया 30, क्या लेस देन इक्वल टू 56 है, बिल्कुल है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया ठीक है। 20 की जब मैं बात करता हूं तो भैया ये 10 + 20 30 हो जाएगा, 30 लेस देन इक्वल टू 56, इसका मतलब हम सही पाथ पे जा रहे हैं भाई। ठीक है, इसको भी ले ले। अब हम बात करते हैं अगले नंबर की जो कि 30। मैं फर्स्ट में जाता हूं, मैं बोलता हूं यार अब मैं 30 के लिए जाता हूं, तो मेरा पेज सम की वैल्यू क्या है पीछे 30, और मुझे प्लस क्या करना है इसमें ये वाला 30। तो ये क्या आ गया 60, 60 लेस देन इक्वल टू 56 होता है, नहीं होता, कैंसिल। तो जब ये कैंसिल आउट हो रहा है तब मैं क्या करूंगा, मैं एक नया स्टूडेंट बनाऊंगा। अब मैं सेकंड स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, तभी मैंने स्टूडेंट काउंट प्लस किया था, बहुत बढ़िया। अब सेकंड स्टूडेंट जब मैं बना रहा हूं तो मेरा अगला नंबर, क्योंकि मैं यहाँ पे 30 डाल नहीं पाया हूं, अगला नंबर मेरा क्या होने वाला है 30 डलने वाला है। बट बिफोर पुटिंग 30 मेक श्योर कि दोस्त 30 जो है वो लेस देन इक्वल टू जो भी आपका मिड की वैल्यू है वो होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन चेक कर लेना दोस्त एक बार डालने से पहले। और ये आप डाल किस में रहे हो, ये आप डाल रहे हो पेज सम में। पेज सम क्या होगा,
अभी तो किसकी पेज सम की पुरानी वैल्यू क्या है 30, तो आप उसमें 30 प्लस नहीं करोगे, आप क्या करोगे पेज सम की नई वैल्यू बना दोगे। आप पेज सम को बोलोगे यार 0 से इनिशियलाइज कर दे, दोबारा इनिशियलाइज कर दे, उसके बाद क्या कर पेज सम में ये वाला 30 डाल दे दोस्त। इस प्रकार आपने पेज सम में 30 डाल लिया। तो दैट्स वाई वहां पे आपको दिख रहा लिखा हुआ कि यार पेज सम इज इक्वल्स टू ARR ऑफ आई। ठीक है, आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ चुका होगा चीजें कैसे काम कर रही है। एक फाइनल वॉक थ्रू देता हूँ कोड के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू में पता है मिनिमम 0 से होते, 0 से नीचे आप जा नहीं सकते। मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है इस पूरा एंटायर एरे का सम होगा, ये मैक्सिमम जो आपका सर्च पेज की मैं बात कर रहा हूँ। मिड आपने निकाल लिया, आपने बाइनरी सर्च चलाया, आपने बोला कि अगर पॉसिबल सोल्यूशन है तो आंसर स्टोर करा ले। स्टोर करा के क्या करो लेफ्ट पार्ट में आ जाओ। लेफ्ट पार्ट में कैसे आओगे, इसलिए आओगे लेफ्ट पार्ट में, क्यों आओगे क्योंकि राइट पार्ट में आपको पता ऑलरेडी सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, पर मुझे मिनिमम सोल्यूशन निकालना है, इसलिए मैं लेफ्ट पार्ट में आ गया। एल्स यानी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, अगर सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता तो भैया राइट पार्ट में जाओ, कोई बड़े नंबर को चेक करो क्या उससे सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस प्रकार आप राइट पार्ट में आ गए, बढ़िया। अब पॉसिबल सोल्यूशन आपने कैसे निकाला, ठीक है, मैंने पहले स्टूडेंट से स्टार्ट किया हमेशा, और मैंने चेक किया क्या मैं करंट वैल्यू जो नंबर ऑफ पेज की पड़ी है उसको इंक्लूड कर सकता हूँ कि नहीं। अगर हाँ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इंक्लूड कर दिया, अगर नहीं तो भैया नया स्टूडेंट क्रिएट करूंगा और उसके अंदर उसको डाल दूंगा। फॉल्स की कंडीशन क्या होगी कि या तो मेरे स्टूडेंट जो है स्टूडेंट का काउंट बढ़ जाए, एम से ऊपर चला जाए, या फिर जो वैल्यू ऐसी पड़ी हुई है जो हमेशा मिड से बड़ी ही है। ये आपकी दो नेगेटिव कंडीशन है, इसके थ्रू फॉल्स रिटर्न कर दोगे, नहीं तो भैया ट्रू तो चल ही रहा है, बढ़िया। तो ये था आपका बुक एलोकेशन प्रॉब्लम, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत टाइम लेके बहुत ट्राई करके हमने करा है। अगर भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा पीछे से जाओ 1.5x पे देख लो, आपको बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको समझ में आएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है पेंटर्स पार्टीशन प्रॉब्लम। क्या कहती है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम कहती है कि आपको एक एरे दिया गया होगा, ठीक है, उसमें कुछ 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 वैल्यूज पड़ी होंगी, एरे की लेंथ जो है वो n है, आपके पास k नंबर ऑफ पेंटर होंगे, और एक यूनिट ऑफ बोर्ड को पेंट करने में 1 यूनिट टाइम लगता है, ठीक है। कोई भी पेंटर जो है वो सिर्फ कॉन्टिन्यूस सेक्शन ऑफ बोर्ड ही पेंट कर सकता है। जैसे हमारा पिछले वाले क्वेश्चन में था ना कि कॉन्टिन्यूस जो पेजेस के नंबर हैं आप वही अलॉट कर, कॉन्टिन्यूस बुक्स जो हैं वही अलॉट कर सकते हो आप। ये नहीं बीच में से एक उठाई, एक वहां से उठाई दे दी, ऐसा नहीं करना, कॉन्टिन्यूस वाले उठा के देनी है। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ कॉन्टिन्यूस सेक्शन पेंट कर सकते हैं, और आपको बताना है कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा पूरे के पूरे एरे को पेंट करने में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो अगर आपके पास 5 5 5 5 इस प्रकार का एरे प्रेजेंट हो, अगर ठीक है, तो अगर इस प्रकार का एरे प्रेजेंट है तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या दे रखी है, आपकी वैल्यू दे रखी है k की, या नंबर ऑफ पेंटर कितने हैं, 2 हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे पार्टीशन करना है इन बोर्ड्स का कि यार मेरा जो टाइम लगे वो मिनिमम लगे। दोबारा समझते हैं, मुझे इन बोर्ड्स का पार्टीशन करना है कि किसको कौन कौन से बोर्ड अलॉट करूं कि मेरा जो टोटल टाइम है पेंट करने का वो मिनिमम हो जाए। पुराना वाले क्वेश्चन में जाए, क्या था कि यार मुझे इन पेजेस का पार्टीशन करना है सच दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस अलॉटेड टू अ स्टूडेंट इज मिनिमम। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि यार मुझे इस बोर्ड्स के एरे को पार्टीशन करना है सच दैट कि मेरा जो टाइम रिक्वायर्ड हो पेंट करने का वो मिनिमम हो। कुछ 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 सिमिलैरिटी नजर आ रही है, ठीक है। चलो क्या आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया इस केस के अंदर, मुझे क्या पता है कि वही सेम चीज करनी है। मुझे पता है कि इसका आंसर कहाँ एग्जिस्ट करता होगा, आंसर का सर्च स्पेस क्या एग्जिस्ट करता होगा, आंसर का सर्च स्पेस 0 से लेके आपके सम तक 20, मैंने मिड निकाल लिया 10, और मैंने इसको चेक कर लिया कि पहला पेंटर अगर है तो पहले पेंटर के लिए अगर मैं इस 5 से स्टार्ट करूं, 5 दे दूं, आपने वाला 5 लेस इक्वल टू 10 दे दे भाई, अगला वाला 5 दे दूं, ये वाला 5 प्लस 5 लेस इक्वल टू 10 दे दे भाई, ये वाला 5 दे दूं, 15 मतलब 15 लेस इक्वल टू 10 नहीं मत दे। तो आपने 2 दिए शुरू के, इसको ये हो गया 10। इसका मतलब क्या है, आपने ये वाला जो पार्टीशन है ये फर्स्ट वाले पेंटर को दे दिया, ठीक है। तो आपने इन शॉर्ट पार्टीशन जो है वो यहां पर लगा दिया कि यार ये वाले दो ना फर्स्ट को दे दो। फिर आप गए सेकंड वाले के पास, सेकंड को आपने बोला कि यार 5 दे दूं, ये जो यहां पर पड़ा हुआ है, आपने 5 लेस इक्वल टू 10 दे दो। फिर मैं ये वाला 5 दे दूं, हाँ 10 बनेगा, 10 लेस इक्वल टू 10 है दे दो। इस प्रकार आपने इसको भी अलॉट कर दिया, एरे खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यार पॉसिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जब भी पॉसिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है हम क्या करते हैं, आंसर में स्टोर करा देते हैं
मिड की वैल्यू, आंसर आ गया 10, और लेफ्ट पार्ट में भाग जाते हैं। सब कुछ पुराना पुराना सा लग रहा है भैया, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया था बिल्कुल वही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर मेरा एंड था और यहाँ मेरा स्टार्ट था, तो अब मेरा एंड यहाँ जाने वाला है। बहुत बढ़िया। तो आपका सर्च स्पेस अब हो जाएगा 0 से लेके 9 तक। मिड की वैल्यू आ जाएगी क्या? 4। ये आपकी मिड की वैल्यू आ गई। आपने चेक किया एरे पे 5 5 5 5, पर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? पहले वाले एलिमेंट को देने का ट्राई किया आपने, ये वाला 5 देता हूँ, आपने कहा यार ये वाला 5 लेस देन इक्वल टू 4, फॉल्स। हाँ, तो इसका मतलब क्या दिखा मुझे तो ये दिख रहा है यार कि ये 5 या कोई भी एलिमेंट अलॉट ही नहीं कर पाऊंगा ना मैं, क्योंकि ये तो यार आपके मिड से ही बड़े हैं। तो इस केस में मुझे क्या करना होता था? इस केस में मुझे स्टार्ट को आगे लेके आना होता था। तो अब मेरा सर्च स्पेस क्या हो गया? 5 से लेके 9 तक। मेरा मिड क्या आ गया? 7। मेरा मिड आ गया 7। अब मैंने 7 से आंसर निकालने का ट्राई किया। बहुत बढ़िया। तो मुझे क्या नजर आ रहा है? मुझे ये नजर आ रहा है कि यार पहले मैं पहला पेंटर उठाता हूँ। ठीक है, मेरे पास 4 वैल्यू पड़ी है, 5 5 5 5, ये पड़े 0 पे, ये पड़े 1 पे, ये पड़े 2 पे, ये पड़े 3 पे। बढ़िया। तो मैंने इसको 0 इंडेक्स वाला 5 दिया। 5 लेस देन इक्वल टू 7 दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने अगला 5 देने का ट्राई किया तो 10 बन जाएगा। 5 + 5 10 होता है। तो यार वो नहीं दे पाऊंगा, तो आपने अगला पेंटर बना लिया। फिर इसको आपने फर्स्ट इंडेक्स वाला 5 दिया, दे सकता हूँ। 5 लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 7, है ना? तो ये भी दे दिया। फिर ये सेकंड इंडेक्स वाला 5 देने का ट्राई किया, 10 बन जाएगा। 10 लेस देन इक्वल टू 7 होता है, नहीं होता। तो आपको थर्ड वाले पेंटर पे जाना पड़ गया। पर दोस्त थर्ड पेंटर तक एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास 2 ही पेंटर गिवन है। तो नो सोल्यूशन। और जब सोल्यूशन ना हो तो हम क्या करते हैं? हम स्टार्ट को उठा के यहाँ पर ले आते हैं। तो हमारा अब क्या हो गया? सर्च स्पेस 8 से लेके 9 तक। हमारी वैल्यू क्या आ गई मिड की? वो आ गई जी 8। यानी कि यही स्टार्ट है और यही मिड है और यहाँ पर ये एंड है। इस प्रकार अब मैंने क्या किया? मैंने पहले वाले पेंटर को क्या दिया? 4 वैल्यू है, 5 5 5 5, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, 3 है। 0 इंडेक्स वाला 5 दे सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 8 है, दे दे दोस्त। अगला वाला नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यार 10 हो जाएगा और 10 8 से लेस देन इक्वल टू नहीं होता। फिर आप सेकंड पेंटर पे गए, आपने ये वाला 5 इसको दिया, लेस देन इक्वल टू 8 दे सकता हूँ, बहुत बढ़िया। बट अगला वाला नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यार 10 नॉट लेस देन इक्वल टू 8। फिर आप थर्ड वाले पे गए, पर यार थर्ड तो है ही नहीं, हो यानी नो सोल्यूशन। बहुत बढ़िया। नो सोल्यूशन नहीं होता तो मैं स्टार्ट को कहाँ लेके जाता हूँ? मिड के आगे। अब हम कहाँ पहुंच गए? 9 पे। 9 ही मेरा स्टार्ट है, 9 ही मेरा एंड है, और अगर मैं मिड निकालूंगा तो 9 ही मेरा मिड बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं पहले वाले पेंटर के पास। 5 दे सकते, 4 वैल्यू है, 5 5 5 5, 0 1 2 3, 0 इंडेक्स वाला 5 दे सकता हूँ, दे सकता है भाई। फर्स्ट वाला दे दूं? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि 5 + 5 10 हो जाएगा और 10 नॉट लेस देन इक्वल टू 9, सिर्फ 5। अगला केस, फर्स्ट इंडेक्स वाला 5 दे सकता हूँ, अगला वाला 5 दूं? नहीं दे पाऊंगा। 5 + 5 10 हो जाएगा और नॉट लेस देन इक्वल टू 9, थर्ड पे जाना पड़ेगा। पर थर्ड तक एग्जिस्ट नहीं करता, हो नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में स्टार्ट क्या होता है? मिड के आगे चला जाता है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? अगर ध्यान से देखें आप, स्टार्ट जो है वो मिड के आगे चला गया, यानी स्टार्ट 10 हो गया और एंड जो है वो 9 हो गया। इस केस में आप व्हाइल लूप से आगे आ जाओगे। क्या हुआ होगा इस केस में? हमारे पास कोई सोल्यूशन है? ध्यान से देखो, हमारा जो पहला कंपैरिजन होता है हमने सोल्यूशन निकाल लिया था। क्या सोल्यूशन निकाला था? ये देखो स्टोर करा रखा है। तो हमारा आंसर 10 होना चाहिए। इस केस के लिए आंसर 10 है। बहुत बढ़िया भैया, पूरी की पूरी एल्गोरिथम आपने सेम पिछले वाली लगा दी, तो वही तो करना है दोस्त। तो हम इतना समझ में आ जाओगे, स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं पुराने वाले क्वेश्चन पे ही लाई करती है। तो इसका कोड मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, वहां से आप निकाल सकते हैं। बट इसको एज अ होमवर्क लेना आपको, ठीक है। तो जो आपका पेंटर्स पार्टीशन प्रॉब्लम है दोस्त, ये वाली जो प्रॉब्लम आपके सामने है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको होमवर्क में करना है, आपसे हो जानी चाहिए, आपको लॉजिक पूरा समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले और फेमस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, रिश्ता क्या कहलाता है? क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन का नाम है एग्रेसिव काउस। होते नहीं है असलियत में, बट मान लेते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, एग्रेसिव काउस। चलो, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन है एरे ऑफ लेंथ n, आपको एक n लेंथ का एरे दिया है जिसके अंदर स्टॉल्स की पोजीशन दी हुई है, डन है। आपको एक नंबर दिया k जो दर्शाता है कि अग्रेसिव काउस कितनी है। उसके बाद आपको बोला कि काउ आपस में ना लड़े, इसलिए आपको क्या करना है? आपको काउस को स्टॉल्स को असाइन करना है। पहले क्वेश्चन में बुक्स के पेजेस को स्टूडेंट्स को असाइन करना था, आपको काउस को स्टॉल्स में असाइन करना है, सच दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ देम इज लार्ज एज पॉसिबल। ये मैंने बोला था ना आपको, ये इस तरीके की लाइनें आपको थोड़ा इंडिकेशन देती है कि क्या हम किस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा
लाइन ऐसी होती है जो आपको शायद सोचना भी ना पड़ा, समझ अच्छा उसकी बात चल रही है, ठीक है, सर्च स्पेस है। तो ये कह रहे हैं कि उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। करना कैसे है, अभी हम एग्जांपल लेंगे, सब समझ आ जाएगा। ये वाली लाइन बहुत एम्बिगस लगती है बहुत सारे बच्चों को, तो जब आप डायरेक्ट करेंगे इसको एक बार तो आपको समझ आएगा अच्छा क्या मतलब है इस बात का। तो आपको रिटर्न करना है लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, आप क्या करने वाले हो, पार्टीशन लगा के उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस बना रहे होंगे, और उसके बाद आप उन सारे मिनिमम डिस्टेंस का जो मैक्सिमम आंसर होगा वो आप रिटर्न कर रहे होंगे। इस प्रकार कुछ कर रहे होंगे। कैसे होगा अभी रिटर्न करके समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना, प्रिंट करना है, प्रिंट द मेजॉरिटी एलिमेंट इन द सेपरेट लाइन, ठीक है, आपका आंसर प्रिंट करना है इस प्रकार। अब मान लेते हैं कि हमने जो है ये वाला एग्जांपल ले लिया 4 2 1 3 6। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास एक एरे पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास एक एरे पड़ा हुआ है। एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिख लिया 4 2 1 3 6। ये दर्शाता है आपकी स्टॉल्स की पोजीशन को। आपके पास के नंबर ऑफ काउज है। मैंने बोला कि इस केस में हमारे पास 2 काउ है, ये एग्रेसिव काउज है, मतलब ये आपस में लड़ती हैं बहुत ज्यादा। तो आपको क्या करना है, आपको इन काउज को, 2 काउ है, मान लिया कि यार एक काउ है आपकी C1, एक काउ है आपकी C2, आपको इन काउज को इन पोजीशंस पर प्लेस करना है। समझ आई ये चीज हमें क्या करना है, हमारे पास ये 2 काउ दी हुई है, इन काउ को हमें इन पोजीशंस पर प्लेस करना है सच दैट कि भाई साहब आपको निकालना है सच दैट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ देम इज एज लार्जेस्ट पॉसिबल। हमें यानी कि लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। भैया क्या होता है समझ में नहीं आ रहा। पहली चीज तो हमें ये पढ़ के कुछ कुछ आइडिया लग रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ कुछ तो पहले ही पढ़ा हुआ हमने, तो कुछ लग रहा है कि शायद इसमें हम वो सर्च स्पेस वाला लॉजिक लगाएं। एक चीज समझ में आ रही है, वेरीफाई कैसे करेंगे अभी पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हमें इन काउज को इन लोकेशंस पर प्लेस करना है। तो मान लो मैं इसको इस प्रकार करता हूं कि मैंने यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, एक स्ट्रेट लाइन यहां पर, एक स्ट्रेट लाइन यहां पर, एक स्ट्रेट लाइन यहां पर। अब हम इन काउज को प्लेस करने वाले हैं। पहली कंडीशन क्या होगी कि मैंने C1 को यहां प्लेस कर दिया, C2 को यहां प्लेस कर दिया। इस केस में इनका बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 4 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 2। अगली कंडीशन में चलते हैं। अगली कंडीशन क्या होगी, मैंने C1 को यहां प्लेस किया है, C2 को यहां प्लेस किया, इसमें हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, 4 और 1 के बीच का डिस्टेंस 3, एब्सोल्यूट डिस्टेंस, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने C1 को यहां प्लेस कर दिया और C2 को यहां प्लेस कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ C1 को प्लेस कर दिया, यहाँ C2 को प्लेस कर दिया। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 और 3 के बीच में डिस्टेंस 1 आ गया। यहाँ पे बात करूँ तो हमारा 4 और 6 के बीच में डिस्टेंस 2 आ गया। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने C1 को यहाँ प्लेस करा है और C2 को यहाँ प्लेस करा है। इस केस हमारा डिस्टेंस क्या आ गया, 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस। कैसे निकाल रहा हूँ मैं, इन वैल्यूज को माइनस कर रहा हूँ बस बेसिकली। 2 1 से आंसर हमारा 1 आ गया। फिर मैंने क्या किया, C1 को यहाँ प्लेस किया, C2 को यहाँ प्लेस किया, यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या आ गया, 2 और 3 1 आ गया। बहुत बढ़िया। अगला क्या है, मैंने C1 को यहाँ प्लेस किया, C2 को यहाँ प्लेस किया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, हमारा आंसर आ गया 4। तो ये हमारे मिनिमम डिस्टेंस चलते आ रहे हैं अभी कि डिस्टेंस क्या होगा अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूँ, डिस्टेंस क्या होगा अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूँ, इस प्रकार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर मान लो मैंने C1 को यहाँ प्लेस कर दिया, C2 को यहाँ करना पड़ेगा, C1 को यहाँ कर दिया, C2 को यहाँ करना पड़ेगा। आगे और थोड़ा सा लंबा करते हैं इन लाइन्स को। अगला केस क्या हो सकता है कि C1 को यहाँ कर दिया और C2 को यहाँ कर दिया। इन तीनों केस का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये है 1 और 3, तो 1 और 3 में से आंसर आ गया 2। अगले बार ये है 1 और 6, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 5। और ये लास्ट है 3 और 6, यहाँ आंसर आ गया 3। अब ये सारे हमारे मिनिमम डिस्टेंस निकल चुके हैं, 2 3 1 2 1 1 4 2 5 3। इस प्रकार हमें करना है, हमें लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो हमने क्या किया दोस्त, हमने पकड़ा इन सारे डिस्टेंसेस को, हमने इन सब का मैक्स निकाल दिया और मैक्स हमारा क्या आ गया, ये वाला 5। तो इस प्रकार हमने अपना सोल्यूशन निकाल लिया। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी आंसर इस पर्टिकुलर केस के लिए 5 आ रहा है। तो हमें अब समझ में आया कि हमें क्या बोला है। पहले सारे हमने मिनिमम डिस्टेंस निकाल के देख लिया कि इसको यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ, और उसके बाद हमने क्या किया, उन सब में से जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो हमने आंसर दे दिया, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ रही है कि कुछ इस प्रकार हमें क्वेश्चन हमें ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। अप्रोच तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं, डन है। अगर मैं आपको यहाँ पे ये चीज बोलूँ अब कि यार देखो आपके पास ये एरे पड़ा हुआ है, एरे क्या है 4 2 1 3 6 4 2 1 3 6, आपके पास ये एरे पड़ा है, सॉर्टेड नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि यार इसमें हम देखें सर्च स्पेस निकालने का ट्राई करें, मान लो
सर्च स्पेस निकालने का ट्राई करें। मतलब मुझे पता कैसे लगेगा भाई इसमें बाइनरी सर्च लगने वाला है? आप तो ऐसे हमेशा बोल दोगे सर्च स्पेस निकालने का ट्राई करें, बच जाओगे, भाग जाओगे चालाकी से, पर हमें कैसे पता लगेगा इसमें बाइनरी सर्च लगने वाला है? मैंने कहा भाई बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा है। मैंने बोला कि दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार आंसर कहीं ना कहीं से आने वाले हैं। तो इस प्रकार मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से निकलता होगा आपका कि 1 2 3 4 में से कोई गिनती का आंसर होगा अगर टीचर रिटर्न करना है तो अगर मैं बोलूं कि यार देखो ये जो 2 काउस मुझे प्लेस करनी थी, जो मेरे पास 2 काउस थी जो मुझे प्लेस करनी थी, अगर 4 एक पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, मैंने बोला कि 4 एक पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, यानी 4 डिस्टेंस पे मान लेते हैं 0 है, ये 4 है और यहाँ मैंने 2 काउ प्लेस करने का ट्राई किया, एक यहाँ, तो अगर 4 एक सोल्यूशन नहीं है तो क्या 3 एक सोल्यूशन हो सकता है? अरे यार जब तुम उसको 4 के डिस्टेंस में नहीं रख पा रहे हो तो 3 में कैसे रख पाओगे? जब वो 4 डिस्टेंस में आपस में लड़ रही हैं, 3 में तो पक्का लड़ेंगी। क्या मैं 2 पर रख सकता हूँ? जब वो 4 में लड़की 2 में पक्का लड़ेंगी। जब इस प्रकार की टेंडेंसी हो कि आपने एक सोल्यूशन निकाल लिया कि हाँ ये पॉसिबल नहीं है और उससे आप एक पर्टिकुलर पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हो, अगर आपके एक सोल्यूशन निकालने से एक पर्टिकुलर पार्ट को आप नेग्लेक्ट कर लो और आपको पता लग जाए कि मेरा सोल्यूशन जो है वो तो पक्का भाई इस पार्ट में एग्जिस्ट करता है, तब आप बोलते हो अरे यार इसमें तो बाइनरी सर्च लगानी थी, है ना? पहली कंडीशन पता है कि यार मोनोटोनिक चीज होनी चाहिए, हमने सर्च स्पेस निकालना है, मुझे पता हो गिनती की फॉर्म में जाएगा 1 2 3 4 सॉर्टेड होने वाला है, ठीक है। दूसरी मुझे क्या समझ आ रही है, अगर मैं अपने एक पर्टिकुलर नंबर पे पॉसिबल सोल्यूशन चेक करके ये बता दूं कि यार लेफ्ट वाले पार्ट में तो एग्जिस्ट नहीं करता या राइट वाले पार्ट में तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो भैया बाइनरी सर्च लगा सकता हूं। तो जब मैं आपको बोल रहा हूं ना बार बार सर्च स्पेस, तो इस प्रकार से आप इस सोल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या मैं वो सर्च स्पेस वाला लॉजिक लगा सकता हूं, क्या मैं वो आंसर के सर्च स्पेस को मिनिमाइज करना ट्राई कर सकता हूं। इस प्रकार आपको गेम खेलनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि ठीक है यार आसान था, और अब मुझे समझ में आ गया कि यार ये जो रिटर्न द लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, रिटर्न द मिनिमम लार्जेस्ट, जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें वेरिफिकेशन अगर मुझे करनी हो कि बाइनरी सर्च लगनी है कि नहीं लगनी, तो मैं कैसे करने वाला हूँ। आपने एक सोल्यूशन निकाला, उस वो या तो पॉसिबल है या तो नहीं है। अगर वो हाँ या ना होने से आपको पता लग जाए कि ये लेफ्ट पार्ट नेग्लेक्ट करना है या राइट पार्ट नेग्लेक्ट करना है, तो भैया बाइनरी सर्च लगने वाली है, ठीक है। यहां से हमें समझ में आ गया कि बाइनरी सर्च क्यों लगनी है, क्यों, वाई बाइनरी सर्च, ये समझ में आ चुकी है हमें चीज। अब हम बात करते हैं कि लगनी कैसे है, इसकी बात कर लेते हैं। अब मुझे सर्च स्पेस निकालना है, क्वेश्चन क्या कहता है कि यार 4 2 1 3 6, ठीक है। अब मुझे क्या पता है कि मुझे सर्च स्पेस के लिए एक मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी और एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी। मुझे पता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, मैंने बोला 0 से स्टार्ट करूंगा भाई मैं तो आपने बोल दिया कि यार मैं तो 0 से स्टार्ट करूंगा, मिनिमम डिस्टेंस 0 मान लिया मैंने। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, मैंने बोला कि कुछ नहीं करना दोस्त, जो भी सारे मैक्सिमम वैल्यू है मैंने उसको मैक्सी से दर्शा दिया और जो मिनिमम वैल्यू उसको मिनी से दर्शा दिया, उनका जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है, ठीक है। इस केस में वो क्या होगा, 6 - 1 दैट इज 5, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो सर्च स्पेस है यार वो कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 5 तक जा रहा है। मैंने मान लो मिड निकाल लिया, इस केस में मिड के आ गया 0 + 5.2 दैट इज 2, ठीक है। तो 2 आ गया भाई मेरा मिड। अब मुझे करना है, मुझे चेक करना है कि क्या 2 के डिस्टेंस से मैं 2 काउ प्लेस कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे अपनी नंबर लाइन बनाई, मुझे क्या पता है कि यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2 3 4 6, ये मेरी नंबर लाइन है। मैंने पहली काउ यहाँ प्लेस करी, दूसरी यहाँ प्लेस करी, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 1, यहाँ प्लेस नहीं कर सकता यार, ये नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी काउ मैंने यहाँ प्लेस करके देखी, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 2, यार यहाँ पॉसिबल है, यहाँ मैं रख सकता हूँ, है ना। तो जो भी आप डिस्टेंस निकाल रहे हो आप बस चेक कर रहे हो यार कि हमने क्या किया है, हमने बस चेक किया है कि यार हमने बस ये चेक कर लिया कि यार ये दोनों वैल्यू जो है 3 - 1 > मिड आ रही है, यानी कि 2 जो है वो > 2 है, ट्रू आ गया, ठीक है। तो ट्रू के केस में क्या होगा यार, ट्रू के केस में अगर बात करूं यहाँ पे, यानी कि पॉसिबल सोल्यूशन है। मैं > क्यों लिखा, > क्यों लिखा, > इसलिए लिखा कि अगर मान लो कोई चीज 4 पर, यानी 2 गायें 4 पे बढ़िया नहीं लड़ रही हैं, तो 5 पे भी नहीं लड़ेंगी, 6 पे भी नहीं लड़ेंगी, 7 पे भी नहीं लड़ेंगी, है ना। ये समझ में आ रही है हमें। अगर मैं > लिखता हूं तो क्या मतलब होता है इस बात का कि यार अगर 2 गायें 4 पे नहीं लड़ रही हैं, तो मान लो पीछे जाऊं 2, तो वो 2 पे नहीं लड़ेंगी, ये ऑब्वियस नहीं है। ऑब्वियस ये बात है अगर 4 पे नहीं लड़ रही है तो इसका मतलब कि उसके बड़े डिस्टेंस पे भी नहीं लड़ेंगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे > 2 लिख दिया, ठीक है। जो चीज हमने ऊपर डिस्कस कर दी यार अभी यहाँ पर डिस्कस करी थी, वही चीज की बात कर रहा हूँ, उसमें और कुछ नहीं कर रहा। तो जब भी पॉसिबल सोल्यूशन होगा आंसर को मैं स्टोर कर लूंगा, आंसर के अंदर क्या वैल्यू होगी, मिड की 2 आ गई, और मुझे डिसाइड करना है कि मुझे लेफ्ट पार्ट में जाना है या मुझे राइट पार्ट में जाना है। मैंने बोला मुझे लार्जेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस चाहिए, तो मेरा एक डिस्टेंस अगर ये वैलिड आंसर है, मुझे लार्जेस्ट आंसर चाहिए, मैं क्या करूंगा, एस को उठा के आगे बढ़ जाऊंगा तभी तो लार्जेस्ट आंसर निकलेगा। तो इसका मतलब मुझे राइट पार्ट में जाना है, राइट पार्ट में जाते हैं एस = मिड + 1 करके। तो इस प्रकार आपने अपना एक कंडीशन निकाल के तैयार कर लिया। दोबारा समझाते हैं। मैंने आपको बोला दोस्त
कि बड़ा आसान केस है, पॉसिबल के केस में आंसर को स्टोर करा लो और अपना राइट पार्ट में भाग जाओ। राइट पार्ट में क्यों भागे हम? क्योंकि हमने एक वैलिड आंसर निकाल लिया है, अब हमें मैक्सिमम जो आंसर है वो निकालना है, तो हम राइट पार्ट में जा रहे हैं। लेफ्ट पार्ट में छोटे होंगे सारे आंसर। तो अब हमारा राइट पार्ट में जाने के बाद सर्च स्पेस हो गया 3 से 5। आपने मिड निकाला, मिड की वैल्यू आ गई 4। आपने नंबर लाइन बनाई, उसमें देखा कि यार 1 2 3 4 और 6 ये 5 नंबर हमारे पास रे में थे। पहली कॉम मैंने यहाँ प्लेस कर दी, फिर मैंने यहाँ ट्राई किया, नहीं हुई, डिस्टेंस 1 है। फिर मैंने यहाँ ट्राई किया, नहीं हुई, डिस्टेंस 2 है। फिर मैंने यहाँ ट्राई किया, नहीं गिरा, डिस्टेंस 3 आ रहा है। 4 - 1 3 होता है ना दोस्त। फिर मैंने यहाँ ट्राई की 6 - 1 जो कि 5 आ रहा है। तो दोस्त 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है? जो भी आपका मिड था, मिड 4 था, 4। यानी भाई साहब पॉसिबल सोल्यूशन, यानी एक का यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, एक का यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। पॉसिबल सोल्यूशन है इसका मतलब ये। अब पॉसिबल सोल्यूशन है तो आंसर को स्टोर कर लो, आंसर में 4 आ गया और मेरा राइट पार्ट में चला गया दोस्त। यानी कि एस ये था, ई ये था, एस जो है आगे चला गया। अब मुझे क्या नजर आ रहा है कि यार एक ही नंबर है 5, इसी पे मेरा एंड है और इसी पे मेरा स्टार्ट है। मैंने मिड निकाला, मिड भी 5 आ गया, s + e/2। अब मैंने क्या किया, नंबर लाइन बनाई और मैंने जस्ट अभी ऊपर देखा कि एक काउ मैंने यहाँ प्लेस करी थी, एक 6 पे प्लेस करी थी, C1 C2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा था? 5 आ रहा था। दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिड वाला 5 है ना, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यानी कि ये पॉसिबल सोल्यूशन है। और पॉसिबल सोल्यूशन के केस में क्या करता हूं मैं आंसर को स्टोर करा लेता हूँ। आंसर 5 हो गया और मैंने s को आगे बढ़ा दिया, s + 1। तो जब मैंने s को आगे बढ़ाया यार, जब मैंने इस s को आगे बढ़ाया तो s मेरा हो गया 6 और एंड हो गया मेरा 5। s < e हो गया, यानी आप वाइल लूप के बाहर आ जाओगे, आउट ऑफ वाइल। तो यहाँ पे अपना आंसर प्रिंट करा दोगे, जो कि क्या है हमारे केस में इसका आंसर क्या है? 5। यहाँ पर अगर मैं नीचे जाके देखूं तो मुझे दिख रहा है कि इस टेस्ट केस के लिए जो हम टेस्ट कर रहे हैं अभी, आंसर 5 ही है। तो मुझे समझ में आ चुकी है, बढ़िया। तो हमने देख लिया, गेम बहुत आसान थी यार। हमने बस वेरीफाई कर लिया यहाँ पे कि हम बाइनरी सर्च क्यों लगा रहे हैं। हमें ये समझ में आया कि अगर कोई गाय 4 पे नहीं लग सकती, मतलब 2 डिस्टेंस ऐसे हमने चूज किया, 2 पोजीशन ऐसी चूज करी जहां बीच में डिस्टेंस 4 है और वहां पे लड़ रही हैं, तो वो कम डिस्टेंस, यानी कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस 3 होता, 2 होता, 1 होता, तब भी लड़ती। तो अगर मैं कोई ऐसा नंबर ढूंढ लूं जिसके द्वारा मुझे ये पता लग जाए कि लेफ्ट पार्ट नेग्लेक्ट करना है या राइट पार्ट नेग्लेक्ट करना है, तब मैं वो सर्च स्पेस वाला लॉजिक लगाता हूं। ठीक है, तब मुझे पता लगाता है कि इसमें बाइनरी सर्च लगने वाली है। वो क्यों वाला पार्ट आ गया, वाई बाइनरी सर्च। ठीक है, और उसके बाद तो गेम पॉसिबल है यार, मतलब इसका तो गेम बहुत इजी है। हमने मिड निकाला, हमने मिड को बस वेरीफाई कर लिया क्या ये मिड एक पॉसिबल आंसर है। अगर ये पॉसिबल आंसर है, सिंपल चीज है, आंसर को स्टोर करा लो और डिसाइड कर लो लेफ्ट पार्ट में जाना है कि राइट पार्ट में जाना है। हमारे केस में उसमें हमारा लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस निकालो, हम राइट पार्ट में चले गए। आसान था, बहुत बढ़िया। कोड कर लें, चलो कोड करना ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत प्यारा सा सोल्यूशन बनेगा, अभी कर लेते हैं। हमने बोला कि इंट स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0 और ऐसा करो, एंड ले लो। एंड के लिए मैं आपके लिए गेम आसान कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार एक मैक्सी वैल्यू है जो इनिशियलाइज कर रखी है -1 के साथ, और मैं क्या करूँगा, मैं एक मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूँगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन स्टॉल्स डॉट साइज, और मैंने बोला मैक्सी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा स्टॉल्स ऑफ आई। बहुत बढ़िया। मैंने बोला जो ये मैक्सी है, ये तो एंड है आपका। मैंने बोला कि मिड वैल्यू निकाल लो, ई माइनस एस सॉरी बाय 2। मैंने बोला इंट ANS को इनिशियलाइज कर दो -1 के साथ। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि वाइल लूप चलाओ, अपन बाइनरी सर्च लगाएंगे, y s लेस देन इक्वल टू ई। मैंने बोला कि 2 चीज़ें हैं, पहला कि या तो ये पॉसिबल सोल्यूशन मिल जाएगा हमें, जो मिड हमने निकाला है वो एक पॉसिबल सोल्यूशन है। ठीक है, और तो हम इस केस में क्या करते हैं, आंसर को स्टोर करा लेते हैं और क्या करते हैं, हम राइट वाले पार्ट में जाते हैं क्योंकि हमें लार्जेस्ट सोल्यूशन निकालना है। एल्स यानी कि पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है तो हम लेफ्ट वाले पार्ट में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ हम मिड को अपडेट कर देंगे और यहाँ पे हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। ये पार्ट तो हम 50 बार कर चुके हैं, तो हम जल्दी से कोड कर सकते हैं। अब हमें इस पॉसिबल सोल्यूशन वाला जो फंक्शन है ये लिखना है, क्योंकि सारी गेम ही इसकी है, बाकी चीज़ हर कोई कर लेगा, पर ये हर कोई नहीं लिखता ना यार। इसको हमने बूलियन टाइप का फंक्शन बनाया। हमने बोला कि इसमें चीज़ें कुछ इस प्रकार होंगी, इस प्रकार। हमने बोला बहुत सिंपल है यार, स्टार्टिंग में काउ काउंट जो है वो कितना रखूंगा, पहली काउ के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ,
तो इसको मैंने 1 रख दिया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला इसके कोऑर्डिनेट कहाँ पे रखेगा, इसको कौन सी पोजीशन पे रखेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ लास्ट पोजीशन कौन सी रखेगा, लास्ट पोजीशन में रखेगा स्टॉल 0। एक गलती हमने कर दी। क्या गलती करी है, चलो समझते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हम ट्राई कर रहे थे उनको प्लेस करने का को, हम क्या कर रहे थे, हम उसको नंबर लाइन पे कर रहे थे ना यार। जैसे इस केस में 1 2 3 4 6 ऐसा करके लिख रहे थे हम, 0 तो था नहीं, सॉर्टेड वे में। तो मुझे इस वेक्टर को सॉर्ट करना पड़ेगा, समझे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सॉर्ट भी कर लिया। मैंने बोला सॉर्ट कैसे करते हैं, वेक्टर बी डॉट बिगिन। ये जो एसटीएल है आपको बताई जाएगी, टेंशन ना लें, अभी बस समझ लें इसको कैसे सॉर्ट करना है। तो इस प्रकार मैंने इसको इंटीबिल्ट सॉर्ट फंक्शन का यूज करके सॉर्ट कर दिया। अब जो है जैसे हमने नंबर लाइन में किया था ना यार, कि पहले मैं यहाँ प्लेस कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ प्लेस कर लूंगा, फिर मैं डिस्टेंस निकाल के चेक कर लूंगा, वो चीज करने वाले हैं। अब मान लो कि हमने 2 नंबर थे ए और बी, हम क्या करते थे, हम यहाँ प्लेस करते थे, ये मेरी लास्ट पोजीशन हो गई, और ये दूसरी पोजीशन है जहां मैं प्लेस करना चाहता हूं, मान लो मैंने इसको दर्शा दिया ए आर ऑफ आई के साथ। तो मैं क्या बोलता था यार, अगर b माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है तो ठीक है। तो अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं, ये हो जाएगा ए आर ऑफ आई माइनस लास्ट पोजीशन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है तो ठीक है, प्लेस कर दो, ऐसा ही कुछ। तो वैसे ही मैं यहाँ पे बोलूंगा, मतलब कि मान लो मैंने फॉर लूप चलाया, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन स्टॉल्स डॉट साइज, ठीक है, और i को प्लस प्लस कर दिया। मैंने बोला कि दोस्त इफ ए आर आर ऑफ आई माइनस जो आपकी लास्ट पोजीशन थी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है, तो इस केस में क्या करो, प्लेस कर दो। प्लेस कैसे करते हैं, प्लेस करने के लिए सबसे पहले तो काउ बनाओगे एक, तभी तो प्लेस करोगे। काउ काउंट प्लस प्लस कर दिया आपने, और फिर आपने क्या बोला कि यार इस लास्ट जो नई काउ मैंने रखी है इसकी पोजीशन अपडेट कर देता हूँ, इसको मैंने कहाँ रखा है, ए आर ऑफ आई पे रख दिया। इस प्रकार आप करते थे। आपने क्या बोला कि मैंने चेक कर लूंगा, जब भी मैं इसको प्लस करता हूँ ना, मैं एक बार चेक कर लूंगा कि काउ का जो काउंट है वो के इक्वल तो नहीं हो गया। इफ काउ काउंट इज इक्वल टू के, अगर ऐसा हो गया तो मैं सिंपल सा ना ट्रू रिटर्न कर दूंगा, डन। अगर आप यहाँ तक लाइन नंबर 17 तक पहुंच गए हैं और अब तक ट्रू रिटर्न नहीं हुआ है, इसका मतलब भाई फॉल्स रिटर्न करना है। कि ऐसी ये आंसर ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है ना, मतलब इस मिड के साथ आंसर बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैंने इसको रन करके देख लिया, चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा। हाँ, उसने बोला ए आर आर क्या है, मैंने बोला सॉरी मैंने बोला अब देखिए भाई एक बार, उसने बोला अभी भी गलत कर रहा है तू, मैंने बोला सॉरी। मैंने बोला एक बार और ट्राई कर ले भाई, वह चल नहीं कर रहा मैं, वी लिख दिया हमने कहीं गलती से ना, स्पीड में वी वॉज नॉट डिक्लेयर 22 वी डॉट बिगिन। यार ये बड़ी गलती आदत है, मैं जब भी वेक्टर बनाता हूँ तो मैं वेक्टर वी करके बनाता हूँ, तो बार बार सॉर्ट करते हैं मेरे को यही याद रहता है कि हाँ वी लिखो, वेक्टर जब भी है वी लिखो, तो यहाँ गलती करती है। ये आदत आप ना आजमाएं, मैं थोड़ा सा याद ये सॉर्ट वाला बार बार लिखता हूँ इस प्रकार ही। चलो अब देखते हैं, बहुत बढ़िया। उसने बोला सब सही चल रहा है, मैंने बोला यार सब सही तो चल रहा है, एक बार सबमिट तो करके दिखा। सबमिट कर दिया, उसने बोला दोस्त तो करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार हमने करेक्ट आंसर निकाल लिया। हम देखते समझ के बार किया क्या हमने। सेम बाइनरी सर्च वाला लॉजिक, सर्च स्पेस के लिए स्टार्ट 0 कर दिया, एंड के लिए मैक्सिमम नंबर निकाल दिया और हमने लगा दिया। अगर पॉसिबल है दोस्त तो आंसर को स्टोर करा के राइट पार्ट में चला जा, अगर नहीं है तो भाई लेफ्ट पार्ट में चला जा। पॉसिबल कैसे पता लगेगा, सिंपल है, पहली काउ के लिए प्रोसेस कर, पहली काउ को अपने 0th पोजीशन पर रख ले, ठीक है। उसके बाद बस सिंपल अपना अगली काउ को प्लेस करके चेक करता था कि यार क्या इसको स्टॉल आई पर रख सकता हूँ, अगर रख सकता हूँ तो रख दे, और चेक कर ले कि अगर जैसे ही काउ काउंट के इक्वल हो जाएगा, जैसे ही काउ काउंट के इक्वल हो जाएगा, मुझे 2 काउ प्लेस करनी थी, मैंने 2 प्लेस कर दी, चलो वापस चलो ट्रू कर दो रिटर्न, आगे प्रोसेस करने की नीड नहीं है। तो इस प्रकार हमने अपना सारा का सारा गेम बना दिया है। तो ये था आपका एग्रेसिव काउ। आज हमने जो प्रॉब्लम देखी है, हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है कि आपको समझ ना आई हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को आराम से देखें, एक बार दोबारा देखें, बहुत भयंकर चीजें हैं, बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स है, अभी हम इनिशियल फेज में ही है, तो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट मजा जरूर आएगा इसको करने में आपको, ठीक है। तो हमने 3 बहुत भयंकर प्रॉब्लम देख ली यार। पहली हमने देख ली बुक एलोकेशन, दूसरी हमने देख ली पेंटर पार्टीशन, और तीसरी हमने देख ली एग्रेसिव काउस। 3 बहुत प्यारी प्यारी प्रॉब्लम हमने देख ली है। ये मैंने आपको अप्रोच समझा के होमवर्क में दिया है कोड करने के लिए, तो कृपया करके इसको करें। और यहाँ पे हमारा बाइनरी सर्च वाली गेम एंड होती है। जब मैं बोलता हूँ एंड होती है तो इसका मतलब हम सब सीख लिया नहीं। बाइनरी सर्च हमने आइटरेटिव वे में लूप कर यूज करके देख लिया। अभी जब रिकर्जन आपको पढ़ा देता हूँ तो बाइनरी सर्च का यूज करके और भी चीज हम करने वाले हैं रिकर्सिव वे में।
मैं आपको बताऊंगा कि फास्ट एक्सपोनेंशिएशन किस प्रकार की जाती है बाइनरी सर्च का यूज करके। हम 2 की पावर निकालना हम देखा था ना, ऐसे किसी भी नंबर की पावर निकाल लो शॉर्टेस्ट वे में, ऑप्टिमाइज्ड वे में बाइनरी सर्च का उपयोग कैसे करोगे, जब रिकर्जन पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा, ठीक है। चीज़ें बहुत सारी, मज़ा बहुत आएगा। अभी आगे बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियो बची हुई है। कमेंट्स में अपना जोश जरूर दिखाएं। कमेंट में जितना आप कमेंट मारेंगे, जितना मुझे बताएंगे सही गलत कैसा, मुझे उतनी ताकत मिलेगी वीडियो बनाने की। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उतनी ज़्यादा वीडियो डालूंगा, उतनी फ्रीक्वेंसी से वीडियो डालूंगा, उतना तगड़ा कंटेंट बना के आपको दूंगा। टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको थोड़ा शक हो रहा हो तो 1:28 हो रहे हैं रात के, और कोई बात नहीं, इस फिर को आपको देखना है, ढंग से समझना है, अपने रिव्यूज़ कमेंट से बताने हैं। अगली वीडियो सॉर्टिंग पे स्टार्ट होने वाली, तो बड़ा मज़ा आया बाइनरी सर्च करके, यादें ताज़ा हो गई हमारी। मिलेंगे आपको कुछ अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, सिया। अपने रिव्यूज़ बता के जाना कमेंट्स में, ठीक है। बाय बाय।